अटैक है तो क्या होते हैं हार्ट अटैक के सिम्टम्स? अचानक छाती में भारीपन आ रहा है, या कोल्ड स्वेट्स के एकदम बैठे हुए थे, आपने सुना होगा कि मिस्टर सो एंड शो एकदम बैठे थे और अचानक उनको पसीना आने लगा, तो ये कोल्ड स्वेट्स अगर हो रहा है तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं। कोई भी अनयूजुअल सिम्टम्स आ रहे हैं कि बर्निंग हो रहा है, गले में चोकिंग हो रहा है, जो कभी इंसान ने आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया है। देखिए एसिडिटी में भी जलन होती है यहाँ पे, लेकिन हार्ट के सिम्टम में भी एसिडिटी जैसा हो सकता है। आपको बहुत डिफिकल्ट है डिफरेंशिएट करना, इसीलिए जब ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ अलग है तो आपको सबसे पहले जाके ईसीजी लेना है। अगर हार्ट में कोई भी डिस्कम्फर्ट चल रहा है जो हार्ट की मतलब इस एरिया में चेस्ट में कोई डिस्कम्फर्ट चल रहा है जो हार्ट की वजह से है, उस वक्त का ईसीजी हमेशा एब्नॉर्मल आएगा। अगर हमें तकलीफ हो रही है और उस वक्त का ईसीजी नॉर्मल है तो वो हार्ट का होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, कम, बहुत ही कम है। दूसरा होता है कि भाई तकलीफ हुई, हम लोग जब तक डॉक्टर के क्लिनिक के पास गए तब तक वो तकलीफ चली गई और उस वक्त का ईसीजी नॉर्मल आ गया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब उससे ही हम नहीं बोल सकते कि नहीं है प्रॉब्लम, लेकिन तकलीफ हो रही है और उस वक्त का ईसीजी अगर नॉर्मल है तो ये हार्ट का होने की पॉसिबिलिटी कम है। तो सबसे पहला ईसीजी निकाल लें। दूसरा, ईसीजी नहीं निकाल पा रहे लेकिन जैसे अपन ने सिम्टम डिस्क्राइब किए, चोकिंग हो रहा है, गले में सांस फूल रही है, पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, कुछ गड़बड़ ऐसा लग रहा है, तो डिस्प्रिन टैबलेट घर में रखनी चाहिए। मैं तो जब भी ट्रैवल करता हूँ मैं रखता ही हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे जरूरत पड़े, किसी को भी जरूरत पड़े, मुझे जरूरत पड़े, किसी और को जरूरत पड़े, आप किसी की हेल्प कर सकते हो। डिस्प्रिन इतनी सस्ती है, 1 रुपए की एक टैबलेट आती है, उसको हमेशा रखे, खराब एक्सपायर हो जाए तो कोई बात ही नहीं है, तो उसको हमेशा रखना चाहिए घर में और उसको एक पूरा टैबलेट को च्यू कर लेना चाहिए। उससे हार्ट अटैक अगर शुरुआत हुई है जस्ट तो वो अवॉइड हो सकता है 40% लोगों में। वो 300 मिलीग्राम का रहता है, तो वो एक टैबलेट पूरी ले लेना चाहिए। डिस्प्रिन बोल रहा हूँ मैं, इकोस्प्रिन डिस्प्रिन का ही भाग है, लेकिन वो 75 150 ऐसे आता है। डिस्प्रिन जो सरदर्द के लिए अपन यूज करते हैं ना, कि डिस्प्रिन ले ली सरदर्द हो रहा है, वो ब्लड थिनर का काम करती है, उसको च्यू करके ले लेना चाहिए। तो ये 2 चीजें एक्शन ले सकते हैं डॉक्टर के पास पहुंचने के पहले। और डिस्प्रिन अगर आपने गलती से ले भी ली है तो कोई नुकसान तो नहीं होने वाला, समझो फॉल्स अलार्म था या फॉल्स ये था। उसके बाद और भी दवाइयां रहती हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा अभी कि ये रहना चाहिए। इमीडिएट एक्शन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि अरे यार नहीं निकला तो फॉल्स अलार्म तो नहीं है। और जो ओल्ड एज में मैंने प्रॉब्लम देखी है कि अरे बच्चों को अभी कौन उठाए, वो रात भर तो काम से आया है बेचारा। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स मेरे को बोलते हैं कि इन्होंने उठाया नहीं रात भर, इनको छाती में दर्द रहा, फिर सुबह सुबह इन्होंने बोला कि अब सहन नहीं हो रहा तो अब उठाया। तो हार्ट अटैक में अगर हम लोग ट्रीटमेंट तुरंत दे दें तो इंसान पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। और जो हार्ट में डैमेज होने वाला है वो परमानेंट डैमेज जो होता है उससे बच सकते हैं और हार्ट पूरा रिकवर। तो कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं मेरे जो कई बार एकदम तुरंत आकर उनको पेन हुआ, आ गए, देखा मेजर हार्ट अटैक है, उनका तुरंत एंजियोप्लास्टी हुआ, उन्होंने उसके बाद मैराथन भी रन किया। और अगर हम डिले करते हैं तो हार्ट की जो मसल्स हैं वो परमानेंटली डैमेज, क्योंकि हार्ट अटैक में क्या होता है, क्लॉट फॉर्म हो जाता है, तो खून नहीं पहुंच रहा है, तो जितना देर खून नहीं पहुंचेगा वो हार्ट वीक होने लगता है। और जब एक क्रिटिकल टाइम के बियॉन्ड वो खून नहीं पहुंचता है वहां पे, तो मसल परमानेंटली डैमेज हो जाती है। और परमानेंट डैमेज होने के बाद उसमें आप चाहे ब्लड ब्लॉक को खोल भी दो तो भी उतना बेनिफिट नहीं होता उन मसल्स फाइबर को। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और हार्ट अटैक में 2 सिचुएशन आती है, मेजर हार्ट अटैक या माइनर हार्ट अटैक। मेजर हार्ट अटैक में एक एसटी करके ईसीजी में चेंजेस होता है, वो एलिवेट हो जाता है, उसको एसटी एलिवेशन बोलते हैं। एसटी बस याद रखिए, एसटी एलिवेशन। और उसका बेस्ट ट्रीटमेंट होता है कि एंजियोप्लास्टी ड्यूरिंग ऑनगोइंग हार्ट अटैक, दैट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। दूसरा ट्रीटमेंट जहां पे एंजियोप्लास्टी संभव नहीं है तो क्लॉट बस्टर मेडिकेशन देके एटलीस्ट क्लॉट को डिसॉल्व करने की मेडिसिन दे देते हैं, ताकि क्लॉट डिसॉल्व हो जाए और जो हार्ट अटैक पहले वाली स्थिति थी वही एटलीस्ट निर्माण हो जाए। तो ये 2 ट्रीटमेंट हमेशा ध्यान रखना है और इसमें डिले नहीं करना है डिसीजन मेकिंग में। तो ये हार्ट अटैक के बारे में हो गया। 16 साल के बच्चे जिनको हाई ब्लड प्रेशर के साथ आ रहे हैं, 18 साल के, मतलब जैसे हार्ट अटैक की एज कम होती जा रही है वैसे ब्लड प्रेशर होने की एज भी कम होती जा रही है। और उसका बहुत बड़ा रीजन यही है कि लोग रात भर मोबाइल यूज कर रहे हैं। जब हम मोबाइल यूज करते हैं उसकी जो ब्लू लाइट रहती है, मोबाइल की जो लाइट है या टीवी के से आने वाली जो लाइट है, ब्रेन के लिए वो सनलाइट है। तो जब सनलाइट आंखों पे पड़ती रहेगी रात को तो मेलेटोनिन सिक्रीट होना जो नींद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और नींद, अच्छी नींद को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी सिक्रीशन कम हो जाती है। और जब उसकी सिक्रीशन कम हो जाती है तो नींद कम होगी, और नींद कम होगी तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, ब्लड प्रेशर होता है, एनर्जी लेवल कम हो जाता है, शुगर होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, और ये सब बढ़ जाए तो हार्ट डिसीज की भी इंसिडेंस बढ़ जाती है। तो हम लोगों को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। और अगर आपका काम ही ऐसा है कि जहाँ पे आपको
लैपटॉप और ये नाइट शिफ्ट में आप इस तरीके से, तो ब्लू लाइट ब्लॉकिंग गॉगल्स भी आते हैं, उनका प्रयोग किया जा सकता है। वो इजीली अवेलेबल नहीं होते। बेस्ट है कि आप सोने के 2 घंटे पहले आप अपने जितने भी स्क्रीन है उनको आपको बंद करना चाहिए। नाइट टाइम में अगर आपको आदत है तो जो येलो वाली लाइट होती है ना, ये नहीं, येलो बल्ब की जैसी जो लाइट रहती है ना, वार्म येलो, तो दैट इज कंसीडर्ड एज मून लाइट बाय दी, सो वो डिम लगा के उस तरीके का उसमें आप बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो, तो दैट इज गुड, मतलब दैट इज ओके अगर आपको करना। बट मोबाइल एंड इस कंप्लीटली इट इज इम्पैक्टिंग, वो अवॉइड करना चाहिए। आपको टाइमली खाना चाहिए, बहुत लेट नहीं खाना चाहिए। ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवियर मील होना चाहिए, डिनर थोड़ा लाइटर मील होना चाहिए। और तीसरा जो खाने का पार्ट है वो है कि हमें पीस ऑफ माइंड से खाना चाहिए। जब हम खाना खाएं तो वी शुड एंजॉय अवर फूड। और अगर हमारा पहले का ट्रेडिशन अगर आप देखें, जो इंडियन ट्रेडिशन है, तो उसमें खाने को बहुत अच्छी तरीके से खाने को प्राथमिकता दी गई है। मतलब हम लोग क्या वो जो टेक ऑन है कि वहां पे खाए, हमारे यहाँ जो कल्चर एक्चुअली बना है कि आराम से बैठो, आप कोई परोसने वाला भी हो या फिर कोई, मतलब आप उसको एंजॉय करते हुए फूड को खाओ। तो अभी टेबल पे बैठ के हमारे पास, हम डाइनिंग टेबल पे बैठ के और साथ में फैमिली मेंबर्स हो, ये सारी चीजें, इमोशंस, खाने के वक्त के इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमारे इमोशंस अच्छे रहेंगे तो डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशंस अच्छा होता है, जिसकी वजह से एक्सट्रैक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो फूड से है वो अच्छा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि आंखें बंद करो और कोई मुंह में आपके नींबू निचोड़ रहा है, ऐसा इमेजिन करो, ये सोचते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। कहने का मतलब है नींबू नहीं है, लेकिन उसकी सोच से ही वो मुंह में डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट हो रहे हैं। तो इमोशंस का बहुत बड़ा रोल है हमारे इसमें डाइजेशन में। तो तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है खाने में, हेल्दी खाना है, टाइमली खाना है और पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड से खाना है। खाने के बारे में समझ गए। दूसरा ई, क्योंकि ये जो मैं 6 ही बताऊंगा वो फॉलो करेंगे तो ऑलमोस्ट अपने आप को हम हार्ट अटैक के रूप बना सकते हैं। तीसरा ई, हाँ, एक्सर्शन से, ई से इमोशनल स्ट्रेस बोल सकते हैं। जैसे ई फॉर इमोशनल स्ट्रेस। तो हम लोग सारी चीजें बहुत ज्यादा यूज होती है, बेकरी जैसे आप बाहर के प्रोडक्ट्स लाओ तो उसमें ये तीनों चीजें ही सबसे ज्यादा रहती हैं। तो इनको आपको कम से कम खाना, क्योंकि हम लाइफ में जी रहे हैं और हमको ये सारी वेराइटीज कभी ना कभी आएगा ही कहीं ना कोई फंक्शन में, तो इनको ऑकेजनली रखना चाहिए, एकदम डेली रूटीन में नहीं होना चाहिए। और हेल्दी फूड स्टफ में क्या आता है, फ्रूट्स हो गए, वेजीज हो गए, उसके बाद ये होल ग्रेन प्रोडक्ट्स हो गए, स्प्राउट हो गया, ये सारी चीजें हेल्दी इसमें आता है। जैसे फ्रूट जूसेस आर नॉट हेल्दी। आपको एक बता दूं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना जूस पी लिया, मौसम्बी जूस पी लिया, मौसम्बी अच्छी है, मौसम्बी जूस अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें फाइबर सट जाता है, पूरा वो शुगर सोल्यूशन जैसा ही होता है। वो नेचुरल शुगर है लेकिन फिर भी वो शुगर है। तो हमें, बट वेजिटेबल जूसेस अगर हम लोग बोले तो दे आर गुड, क्योंकि उसमें शुगर तो होती नहीं है। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना है कि ये हेल्दी अनहेल्दी बहुत सारी चीजें हैं। तो हेल्दी फूड ज्यादातर समय होना चाहिए। हेल्दी फूड कभी कभार टेस्ट के लिए अगर आपने खाया है तो दैट्स फाइन। जो लोग नॉन वेज लेते हैं तो नॉन वेज में रेड मीट जितना कम लेना है उतना बेटर रहेगा। चिकन इज बेटर देन रेड मीट एंड फिश इज बेटर देन चिकन। और फिर उसमें उसके और डिटेल में अगर हम लोग जाएंगे तो फिर वो ग्रास फैड और ये सारी चीजें तो शायद हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि जो नॉनवेज है उसको क्या खिलाया गया है, उसके ऊपर भी हेल्थ डिपेंड रहती है, वो अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन इसको भी मैं अगर बोलूं, नॉनवेज जो लोग पसंद करते हैं कि उनको उसको स्वाद, मतलब ऐसा ये बोलते हैं ना कि पेट भरने के लिए नहीं खाना चाहिए, उसको टेस्ट के लिए खा सकते हैं। उसी तरीके से जैसे बाकी के जो भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, और अडल्ट लोगों में दूध की भी उतनी आवश्यकता होती नहीं है तो उनको कम रखना चाहिए। तो डेयरी प्रोडक्ट्स भी थोड़े कम होना चाहिए। अब ये मैं जब बोलता हूँ कम ज्यादा, तो ज्यादा जो मैंने बोला कि सैलड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, होल ग्रेन प्रोडक्ट्स, वेजिटेरियन डाइट, ये ज्यादा होना चाहिए, बाकी सारी चीजें भी ली जा सकती है। तो ये एक ही पार्ट हो गया खाने का। दूसरा पार्ट है कि हमको टाइमली खाना चाहिए। किसी ने बोला था हमारा अनटाइमली खाना होता है, तो यूजुअली अगर हम फूड को टाइम पे खाएं तो बेहतर रहता है, क्योंकि बॉडी हमारी उस तरह से एडजस्टेड हो जाती है। और बहुत लेट खाना वो भी हमारे शरीर के लिए एकदम अच्छा नहीं होता है। खाने के जो न्यूट्रिशन के जो कॉन्सेप्ट्स है ना, ये चेंज होते रहते हैं, तो आपको अलग अलग बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। बट कोई भी हेल्दी कॉन्सेप्ट को अपनाया जा सकता है और आपके शरीर को क्या सूट कर रहा है उसके हिसाब से आप उसको फॉलो कर सकते हो। बट जनरली आपको टाइमली खाना चाहिए, बहुत लेट नहीं खाना चाहिए। ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवियर मील होना चाहिए, डिनर थोड़ा लाइटर मील होना चाहिए।
और तीसरा जो खाने का पार्ट है वो है कि हमें पीस ऑफ माइंड से खाना चाहिए। जब हम खाना खाएं तो वी शुड एंजॉय अवर फूड। और अगर हमारा पहले का ट्रेडिशन अगर आप देखें, जो इंडियन ट्रेडिशन है, तो उसमें खाने को बहुत अच्छी तरीके से खाने को प्राथमिकता दी गई है, मतलब से अपने बॉडी के लिए होना चाहिए। जैसे जब हम खाना खाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि बैलेंस डाइट चाहिए हम लोगों को। बैलेंस डाइट में सब्जी भी है, दाल भी है, राइस भी है, ये भी है, वो भी है, सैलेड भी है, ताकि हमको जिसको बोलते हैं कि पूरा एक अच्छा न्यूट्रिशन मिले। उसी तरीके से एक्सरसाइज भी अलग अलग प्रकार की होती है। तो एक होती है कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज। कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज का मतलब है कि जब हम लोग चलते हैं, दौड़ते हैं, स्विमिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, जिसमें भी हमारी हार्ट बीट बढ़ती है। और मतलब जो भी एक्टिविटी आप करो किसी भी तरह की, चाहे वो स्पोर्ट्स भी खेलना हो या बैडमिंटन खेलना हो, जहां पे भी हमारी हार्ट की गति बढ़ रही है उसको कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज बोलते हैं। इसको मिनिमम 30 मिनट्स पर डे करना चाहिए, एटलीस्ट 5 डेज अ वीक। सो एक प्रिस्क्रिप्शन ये हो गया कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज 30 मिनट्स अ डे, एटलीस्ट 5 डेज अ वीक। ठीक है। दूसरा हो गया आपका स्ट्रेचिंग। तो स्ट्रेचिंग किसमें होता है? जैसे स्ट्रेचिंग आप बैठे बैठे भी, जो लोग ऑफिस जाते हैं या घर पे भी आप बैठे हुए हैं, 1 घंटा हो जाए, आप अपने एक ज्वाइंट का मूवमेंट कर लो। तो हर एक ज्वाइंट जिस तरीके से मूव करने के लिए भगवान ने बनाया है, नेचर ने बनाया है, उसी मूवमेंट को एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, मतलब 3 बार इधर 3 बार उधर ऐसे कर लेना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल रिस्ट का मूवमेंट है, तो 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। शोल्डर का हो गया, अभी मैंने माइक पहना हुआ है तो दोनों एक साथ हम लोग कर सकते हैं। ये वाले मूवमेंट हो गया, नी का मूवमेंट हो गया। तो ये हम लोग बैठे बैठे, अगर जो लोग ऑफिस में भी जा रहे हैं और जो लोग घर पे भी रहते हैं, कहीं पे भी, आपको सिर्फ एक एफर्ट लगाना है। और आजकल मोबाइल भी है कि जहाँ पे आप अलार्म लगा सकते हो कि भाई एक्सरसाइज कर लो। तो उसके लिए आपको, जैसे योगा में स्ट्रेचिंग हो जाती है पूरी बॉडी की, तो उसी तरीके से हमें बॉडी के पूरे जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है, जो ऑफिस में भी बैठे हुए हैं, बैठे बैठे भी ये सब ट्विस्ट एंड टर्न्स कर सकते हो। ये दिन में एक बार कर लेना चाहिए और इसके लिए ज्यादा कुछ एफर्ट लेने की जरूरत नहीं है। आप चलते हुए अपनी दिनचर्या को मेंटेन करते हुए, जो गृहिणियां घर में भी काम कर रही है, किचन में है, तो आप एक थोड़ा पॉज ले लो, बीच में टाइम मिले और ये सारा एक्सरसाइज कर लो। इसको सिर्फ नियम बनाने वाली बात है, इसमें कोई आपका समय ज्यादा यूज नहीं होने वाला। तीसरे प्रकार की एक्सरसाइज है टोनिंग। टोनिंग का मतलब होता है जैसे जिम में हम लोग वेट्स यूज करते हैं और मसल्स को टोन करते हैं, तो ये हफ्ते में 2 बार करना चाहिए। जरूरी नहीं है जिम में आप जाओ, आप बॉडी वेट यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्क्वेटिंग कर रहा हूं तो ये मेरे थाई मसल्स जो है इसको टोन हो रहे हैं, तो इसको आपने कर लिया थोड़ी देर के लिए, हफ्ते में 2 बार करना है। तो एक बार एक ग्रुप ऑफ मसल्स कर लिया, अपर बॉडी के मसल्स कर लिए। तो ये जो मेजर मसल्स है, चेस्ट हो गया, बैक हो गया, थाइज हो गए, इन मसल्स को हमें टोन कर लेना चाहिए। अगर मैं ऐसा भी खड़ा हो रहा हूं तो मेरे काफ मसल्स टोन हो रहे हैं, जैसे मैं अगर एड़ियों पे अपने इस पे खड़ा हो रहा हूं, पैरों की उंगलियों पे। तो इस तरीके से हम लोग ये 3 प्रकार की एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्या तरीका है? क्या सिम्टम्स के बेसिस पे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे शरीर में है या नहीं है? नहीं कर सकते। तो कैसे पता करना पड़ेगा? पीरियोडिकल चेकअप। तो बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि और इसी तरीके से, और ये छोटे छोटे हैं, जैसे कई लोग, एक मेरा फ्रेंड था, ये मैं सारे एग्जांपल्स, हम लोग जब मैं पढ़ाई कर रहा था, डीएम कार्डियोलॉजी की पढ़ाई कर रहा था, आज से बहुत साल पहले की बात है, तो एक आईसीयू में हमारे यहाँ एक डॉक्टर की ड्यूटी लगी और वो ऐसे ही खेलते खेलते ऐसे ना कि चलो बीपी चेक करते हैं सबका, उसका बीपी एकदम हाई आया। तो कहने का मतलब है कि वो डॉक्टर होते हुए भी उस व्यक्ति ने कभी चेक नहीं किया, इसलिए उसे कभी पता नहीं चला। तो इसीलिए पीरियोडिक चेकअप भी एक ऐसा तरीका है कि जब भी हमें मौका मिले, जैसे अगर हम डॉक्टर के पास सर्दी खांसी के लिए भी गए हैं चेक कराने के लिए, तो उस वक्त ब्लड प्रेशर चेक करवाने में हेजिटेट ना करें। आप लोग जैसे अभी यहाँ पे शुगर चेक करवा रहे हैं, ईसीजी करवा रहे हैं, ब्लड प्रेशर, तो ये सारी चीजें चेक करने से क्या पता कुछ निकल आए, निकलने से घबराना नहीं है। लेकिन अगर वो चीज पता ही नहीं चली हमें और बॉडी को हल्के धीरे धीरे खोखला कर रही है, तो उसमें कोई मतलब है नहीं। तो ये रिस्क फैक्टर आपने समझ लिए, हम रिस्क फैक्टर्स की तरफ क्यों ध्यान नहीं देते ये भी आपने समझ लिया, और हमें प्रोएक्टिव होके अपने हेल्थ के प्रति ये सारे टेस्ट करवा के ही हमें पता चलेगा कि हमारी हेल्थ अच्छे से अंदर शरीर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको? अब ये तो हमें पता चल गया कि रिस्क फैक्टर है, तो हम इसको प्रिवेंट कैसे करें? हार्ट डिसीज को प्रिवेंट करने का तरीका क्या है? क्योंकि हार्ट डिसीज सबसे नंबर 1 किलर है पूरी दुनिया में। सबसे ज्यादा जो मरीज आज हैं, आज के समय में है, वो हार्ट डिसीज से डेथ हो रही है। अगर हम लोग इंडिया में देखें तो इंडिया वर्ल्ड कैपिटल है हार्ट डिसीज का, क्योंकि ये वर्ल्ड कैपिटल डायबिटीज का भी है, वर्ल्ड कैपिटल ब्लड प्रेशर का भी है। तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सारे रिस्क फैक्टर हार्ट से ही रिलेटेड है। तो ये एक जाल की तरह है, जिसको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिसीज, ये किडनी डिसीज, ये एक दूसरे से सब कनेक्टेड है।
तो अगर मैं जो भी अभी बताने वाला हूं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि कैसे इससे हम प्रिवेंट करें, तो हम लोग ना कि अपनी हार्ट डिसीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, बल्कि हम बाकी की बीमारियां, किडनी डिसीज हो गई या डायबिटीज हो गया, इन सब से भी हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सब लोग तैयार हैं सुनने के लिए कि क्या वो फॉर्मूला है जिससे कि हम हार्ट डिसीज प्रिवेंट कर सकते हैं? 6E फॉर्मूला कहते हैं इसको, 6E। तो 6E है इसमें, तो आपको एक एक E बताना है। मैं उस E का विस्तार पूर्वक फिर उसको थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। तो पहला E क्या है? एक्सरसाइज। वेरी गुड। तो सबको मालूम है कि एक्सरसाइज अच्छा होता है करने के लिए, बट एक्सरसाइज का सही प्रिस्क्रिप्शन क्या है वो मैं बताऊंगा। तो 3 तरह की एक्सरसाइज अपने नियमित रूप से अपने बॉडी के लिए होना चाहिए। जैसे जब हम खाना खाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि बैलेंस डाइट चाहिए हम लोगों को। बैलेंस डाइट में सब्जी भी है, दाल भी है, राइस भी है, ये भी है, वो भी है, सैलेड भी है, ताकि हमको